जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मंथली टेस्ट वीक नंबर 5 से 8 सेशन 2024-25 का पेपर लेके हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न है और यह जो प्रश्न है सारे प्रश्न पुराने ईयरों में अपने एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको देखें और बिल्कुल समझें अपना। ठीक है, तो अभी अपन ज़्यादा देरी नहीं करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये हमें क्या बोल रहा है, ये कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने, गैस वेल्डिंग फ्लेम। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपना फ्लेम तो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये वो नहीं पूछ रहा है, समझो यहाँ पे अपना कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम। आप इनके ऑप्शन को देखो, LPG है, मतलब ये मिक्सचर पूछ रहा है कि कौन कौन सी गैसों का जो मिश्रण है और जैसे हम फ्लेम बना के वेल्डिंग करते हैं, ये अपने को यहां पे समझना है। ठीक है, तो यहां पे पहला अपना क्या आ गया, LPG एयर, मतलब LPG अपनी ईंधन गैस हो गई और अपन सपोर्ट के लिए क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं अपना, है ना। फिर एसिटिलीन एयर, मतलब एसिटिलीन गैस, और नॉर्मल सपोर्ट के लिए अपन क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। नॉर्मल जो अपनी टायरों में जो अपन हवा भरते हैं ना, कंप्रेसर में जो अपन एयर भरते हैं, उसको अपन एयर बोलते हैं। अब क्या बोला यहाँ पे इसने, तीसरे में है एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, और चौथे में बोल रहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो नॉर्मली जो अपन ITI में गैस वेल्डिंग करते हैं वो अपन करते हैं एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। तो बिना अपन कंफ्यूजन के यहाँ पे आंसर दे दें, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। बिल्कुल अपने को प्रश्नों को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, वेल्डिंग करते समय बैक फायर को नियंत्रित करने की कौन सी सही विधि है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैक फायर होता क्यों है। बैक फायर क्या होता है, जब हमारे गैसों का नियंत्रण हमारा नहीं हो पाता है, गैसों का प्रेशर कम होता है। तो गैसों का प्रेशर कम होने से क्या होता है, हमारी फ्लेम नहीं जलती है, बार बार पट पट की आवाज आती है। हम फ्लेम जलाते हैं, वो बार बार क्या होती है, अपनी बुझ जाती है। उसे अपन क्या बोलते हैं, बैक फायर बोलते हैं। ठीक है, तो बैक फायर आप समझ गए। अब बोल रहा बैक फायर को नियंत्रित करने की कौन सी सही विधि। यदि आप वेल्डिंग कर रहे हैं, बैक फायर हो गया, तो आप क्या करेंगे। तो पहला दिया है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद करें, दूसरा दिया है एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व को बंद करें, तीसरे में दिया है सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व बंद करें, और चौथे में दिया है सबसे पहले एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व करें, है ना, बंद करें। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल जो अपना गैस वेल्डिंग प्लांट है आपके माइंड पे आ जाना चाहिए कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना, और हमारा बैक फायर की प्रॉब्लम आ गई। हम क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो अपनी टॉर्च है ना, आप टॉर्च से वेल्डिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले वहीं से हम ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद करेंगे। समझ गए। तो सही आंसर यहाँ पे इसका क्या है, अपना ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। बिल्कुल आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो अपना इसका आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। अभी हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें कि भाई ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है। क्या बोल रहा है अपने को, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है। तो अभी आपने फ्लेम पढ़ा होगा, फ्लेम के बारे में। तो हर एक धातु की वेल्डिंग के लिए अलग अलग प्रकार की फ्लेम का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है अपना, जैसे अपन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है तो वहां पे अपन कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं, है ना। पीतल के वेल्डिंग में किसका करते हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे क्या पूछा इसने, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है, पहला क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन की वेल्डिंग, दूसरा बोल रहा है पीतल की वेल्डिंग, तीसरा बोल रहा है माइल्ड स्टील की वेल्डिंग, चौथा बोल रहा है स्टेलाइट पाइप की वेल्डिंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर अपने क्या आएगा, पीतल की वेल्डिंग। क्या आएगा अपना, ये पीतल की वेल्डिंग, है ना। याद कर लेना बिल्कुल अपना कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, पीतल की वेल्डिंग में करते हैं। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1 to 1 आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में। तो जो अपना पिछला पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। जहां पे बिजली बनती है, जहां पे नहीं थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, वहां पे अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। वो है ना, वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, हमारा करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन जब हम वेल्डिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे करंट को आगे लेके नहीं जाना है, करंट को हमको स्थिर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज को
कम करेंगे वो करंट को बढ़ाएंगे। तो ये काम कौन करता है? वोल्टेज को कम करना और करंट को बढ़ाना, ये करता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तीसरा 1 to 1 आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में। तो सही आंसर यहां पे क्या आएगा अपना? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 5, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए, है ना। तो सभी के ITI में अपनी ये सारणी लगी रहती है अपना कि कितनी मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए अपन कौन से इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे और कितना करंट सेट करेंगे। तो सारणी यदि आपने देखी है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसका जवाब देना। पहला 70 एम्पियर, दूसरा 80 एम्पियर, तीसरा 90 एम्पियर और चौथा अपना 110 एम्पियर। तो यहाँ पे अपना इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? 110 एम्पियर। 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए अपन कितना करंट सेट करते हैं? 110 एम्पियर। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरा पेनिट्रेशन पैदा करती है ना। तो गहरा पेनिट्रेशन मतलब गहराई तक मेटल को पिघला के डिपॉजिट करती है, जमा करती है। तो पहला बोला लंबी आर्क की लंबाई, दूसरा है लघु आर्क की लंबाई, तीसरा है मध्यम आर्क की लंबाई और चौथा है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। पेनिट्रेशन वेल्डिंग की गहराई प्राप्त करने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं? लघु आर्क की लंबाई का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट आर्क लेंथ का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो यहां पर सही आंसर अपने क्या हो गया? शॉर्ट आर्क लेंथ। बिल्कुल निश्चिंत, ये प्रश्न भी बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। यदि आप चाहें तो अपने चैनल में पुराने पेपर डले हैं 21-22 के, उन पेपरों को खोल के देख सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न बार बार आ रहा है। अभी चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है भाई? एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है? मतलब जो एक रेक्टिफायर सेट होता है वो क्या काम करता है? मतलब AC करंट लेता है और AC करंट ही देता है। दूसरा बोल रहा है DC to DC, DC करंट लेता है और हमें DC करंट देता है। तीसरा क्या बोल रहा है? AC करंट लेता है और DC करंट देता है। और चौथा क्या बोल रहा है? DC करंट लेता है और AC करंट देता है। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? रेक्टिफायर क्या करता है? AC करंट लेता है और हमें DC करंट देता है। AC करंट को DC करंट में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। तो यहां पे इसका सही आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। AC करंट लेता है और हमें क्या करता है? ये DC करंट देता है। बिल्कुल याद कर लेना, रेक्टिफायर, यह प्रश्न भी बार बार आता ही है। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन करती है? देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि किस प्रकार की आर्क गहरा पेनिट्रेशन पैदा करती है। अब आ गया किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि, है ना, कौन सी आर्क की लंबाई सही फ्यूजन करती है। पहला है लंबी आर्क की लंबाई, ऑप्शन 2 में दिया है लघु आर्क की लंबाई, तीसरा है मध्यम आर्क की लंबाई और चौथा है बहुत लंबी आर्क की लंबाई, है ना। तो अभी अपन ने इसके पहले देखे थे शॉर्ट आर्क, पेनिट्रेशन के लिए क्या होगी अपनी? शॉर्ट आर्क। अब है ना सही फ्यूजन मतलब अच्छी वेल्डिंग, क्या बोल सकते हैं उसको अपन? अच्छी वेल्डिंग करने के लिए हम कौन सी आर्क लेंथ का यूज करेंगे? तो यहां पे इसका आंसर आएगा मध्यम आर्क की लंबाई। क्या आएगा अपना आंसर? आएगा मध्यम आर्क की लंबाई, मीडियम। ये बिल्कुल देख लेना, ये सेम टू सेम प्रश्न 21, 22, 23, 24 पेपरों में अपने ये क्वेश्चन आए हैं बार बार, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल समझ लें, है ना। किस प्रकार की आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है? तो मध्यम आर्क की लंबाई। समझ गए? गहरा पेनिट्रेशन क्या हो गया अपना? शॉर्ट आर्क। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखो फिर ये अगला क्वेश्चन आ गया, मतलब इसने यहां पे क्या करा है? तीनों ही आर्क लेंथ पूछ लिया है। किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है? विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड? जहां पे हमिंग साउंड आ गया या गुनगुनाती ध्वनि आ गई तो समझ जाना कौन सा आ गया अपना यहाँ पे? लंबी आर्क की लंबाई, है ना, लॉन्ग आर्क। ठीक है, गुनगुनाती ध्वनि, हमिंग साउंड, पहला लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, मध्यम आर्क की लंबाई और बहुत लंबी आर्क की लंबाई। यहां पे आएगा अपना लंबी आर्क की लंबाई, लॉन्ग आर्क लेंथ। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे अपना? प्रश्न नंबर 9 का लॉन्ग आर्क। प्रश्न नंबर 10, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न को समझो आप। यहां पे क्या बोल रहा है? विच इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग इज देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। पहला बोला रेक्टिफायर सेट, तो रेक्टिफायर सेट का काम भी अपन ने पढ़ लिया। क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर सेट क्या करता है?
करंट को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है। मोटर जनरेटर सेट क्या करता है ना, कि मोटर से जनरेटर को घुमाते हैं, उससे भी अपन बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास मोटर है, मोटर से अपन ने जनरेटर घुमाए, उससे अपन AC टू DC या DC टू AC बिजली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है इंजन जनरेटर सेट। तो बिल्कुल दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंजन जनरेटर सेट सभी ने शादियों में देखा होगा, जहाँ DJ वगैरह बजते हैं, या जो मंडे में जब बिजली नहीं होती तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पे इंजन चला के जनरेटर चलाते हैं, तो उससे अपन बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसने प्रश्न में क्या पूछ लिया है, बिजली की आपूर्ति नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल आपको पता लग जाना चाहिए कि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे इंजन जनरेटर सेट का इस्तेमाल। किसका करेंगे, इंजन चलाएंगे, उससे जनरेटर को घुमाएंगे, जिससे अपनी बिजली पैदा होती है, और बिजली को पैदा करेंगे और वेल्डिंग करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है अपने को, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है। तो रन ऑन रन ऑफ क्या होता है, हम जो हमारा जॉब होता है उसके दोनों तरफ, है ना, आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या करते हैं, अलग से एक प्लेट लगाते हैं, उसको अपन रन ऑन रन ऑफ बोलते हैं। अब वो क्यों करते हैं अपन, पहला ऑप्शन दिया है आर्क के झटका का नियंत्रण, दूसरा सांद्रता का नियंत्रण, तीसरा विकृति का नियंत्रण, और चौथा ताप का नियंत्रण। पहला क्या बोल रहा है, कंट्रोल आर्क ब्लो, कंट्रोल पोरोसिटी, कंट्रोल डिस्टॉर्शन, कंट्रोल ओवर हीटिंग। तो हमें इन सभी ऑप्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए, है ना। आर्क ब्लो क्या होता है, ये DC वेल्डिंग मशीन में आता है ना। यहाँ पे अपनी आर्क क्या होती है, अपने पथ से भटक जाती है, उसको बोलते हैं आर्क ब्लो। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, इसका आंसर आर्क के झटका से नियंत्रण, है ना। आर्क ब्लो, जो अपनी आर्क अपने पथ से भटक जाती है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल आर्क ब्लो। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 12, अलोह धातुओं की वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। पहला बोला AC ट्रांसफार्मर, दूसरा बोला विपरीत ध्रुवता, तीसरा बोला सीधी ध्रुवता, और चौथा बोला DC मोटर जनरेटर। तो हमें क्या करना है, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा अपना, विपरीत ध्रुवता। क्या आएगा अपना, ये विपरीत ध्रुवता मतलब रिवर्स पोलरिटी। इस पे अपन होल्डर प्लस लेंगे, ठीक है, वो माइनस जो हमारा कहाँ पे जाएगा, हमारे जॉब पे जाएगा। तो आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इसका आंसर अच्छे से, क्या हो गया अपने यहाँ पे, रिवर्स पोलरिटी, विपरीत ध्रुवता। प्रश्न नंबर 13, कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है। तो जैसे कि अपना भाई अपन वेल्डिंग में 2 प्रकार का करंट यूज करते हैं, AC करंट और DC करंट। तो ट्रांसफार्मर अपना AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और DC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो आर्क ब्लो का दोष अपना कौन से में आ रहा है, DC सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, तो मुक्त कौन सा होगा अपना, AC। कौन सा होगा अपना, तो जो अपना AC वेल्डिंग है ये है ना, ये अपना क्या होगा, आर्क ब्लो से मुक्त होगा, इसमें आर्क ब्लो नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना, AC वेल्डिंग। अभी आ गया हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के रूट फेस, साइड फेस एवं वेल्ड रन के बीच कोई फ्यूजन नहीं होता है। अब पूछ रहा है कि वेल्डिंग दोष कौन से वाला है ना। इसमें अब आपको बेस मेटल जिस पे अपन वेल्डिंग करते हैं, रूट फेस जो अपन बीच में, है ना, गैप देते हैं, उनके आमने सामने का फेस हो गया, साइड फेस, उसके साइड फेस हो गया, एवं सांद्रता मतलब वही पोरोसिटी जो अपन ने पढ़े थे अभी, है ना, कोई फ्यूजन नहीं होता है। तो इस पर क्या है, पहला बोला सांद्रता, अंडरकट, फ्यूजन की कमी, पेनिट्रेशन की कमी। तो आपको यहीं पे प्रश्न में ही उत्तर है, फ्यूजन नहीं होता है। क्या बोल रहा है ये, फ्यूजन मतलब अपना जो मेटल है पिघलता नहीं है। क्या नहीं होता अपना मेटल पिघलता नहीं है। मेटल का नहीं पिघलने को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन नहीं होना, है ना। तो अब वेल्डिंग दोष कौन सा है, तो 4 नाम दिए हैं, सांद्रता, अंडरकट, फ्यूजन की कमी, पेनिट्रेशन की कमी, पोरोसिटी, अंडरकट, लैक ऑफ फ्यूजन और लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका सही आंसर अपना, फ्यूजन की कमी। यहाँ पे क्या नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता। जब मेटल पिघलेगी ही नहीं तो वेल्डिंग अपना होगी नहीं। ठीक है, तो कौन सा दोष है ये, लैक ऑफ फ्यूजन, जिसमें इसमें नहीं कोई सा भी मेटल या कोई सा भी फेस पिघल ही नहीं रहा है, फ्यूज ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, फ्यूजन की कमी। प्रश्न नंबर 15, ब्लो पाइप के झुकाव के कारण क्या दोष होगा, है ना। तो ब्लो पाइप का जो झुकाव है अपने को निर्धारित दिया गया है ना, उतनी अपने को झुकाना है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में, राइट वर्ड वेल्डिंग में। यदि अपन उसको क्या करेंगे, ज़्यादा झुकाएंगे या सही तरीके से उसको कोण नहीं देंगे तो कौन सा दोष आएगा। पहला क्या पूछा इसने, अंत में गड्ढा, है ना, वेल्ड के एंड में क्या होगा अपना, क्रेटर बन जाएगा। वेल्ड पोरोसिटी, वही वेल्ड में वही वो दोष आएंगे अपने। रूट पेनिट्रेशन का भाव, लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। वो क्या बोल रहा है, अंडर कट इन वेल्ड जॉइंट, वेल्ड जोड़ों में अंडर कट। तो जब अपना क्या होगा, ब्लो पाइप का झुकाव सही नहीं होगा तो क्या होगा अपना,
वेल्ड जोड़ों में अंडर कट आएगा, क्या होगा अपना, वेल्ड जोड़ों में जो किनारे हैं उनके किनारों में क्या होगा, जो अपना मेटल है ज़्यादा कट जाएगा अपना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा अपना, वेल्ड जोड़ों में अंडर कट। क्या आएगा अपना, वेल्ड जोड़ों में अंडर कट, है ना। जो वेल्ड दोष आपके हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो आपको और अच्छे से समझ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16, तरल धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होगा, है ना। अब तरल धातु से फंसी गैस, समझ पे ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा, तो एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लो। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल ऑक्यूर ड्यू टू इवोपोरेशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस फ्रॉम द लिक्विड मेटल, है ना। अब इसके ऑप्शन दिए आर्क ब्लो, पोरोसिटी, ओवरलैप और क्रैक। तो तरल धातु कहाँ पे फंसती है, जब अपन लॉन्ग आर्क में वेल्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, है ना, लॉन्ग आर्क में वेल्डिंग करते हैं। उससे क्या होता है अपना, जो अपना वेल्ड मेटल है, जो पिघला हुआ मेटल है ना, उसमें अपनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भारी गैसें हैं वो क्या होती है, घुस जाती हैं आके अपना। और जब अपनी वेल्डिंग खत्म होती है, मेटल ठंडा होता है तो क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होती है अपना, वो बाहर निकलती है ना। तो बाहर निकलती है तो वहां पे वो कौन सा दोष छोड़ती हैं, आर्क ब्लो, है ना। आर्क ब्लो तो है नहीं अपना, ये अपने पथ से भटक जाना। पोरोसिटी, सही आंसर क्या आएगा इसका अपना, है ना, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, वेल्ड में अपने बारीक बारीक छिद्र क्या करती है, ये छोड़ देती है अपना, है ना, ठीक है, और वेल्ड को हमारे कमजोर कर देती है। तो गैस कब फंसती है, लॉन्ग आर्क में वेल्डिंग करते हैं अपन, है ना, या फिर फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे इसके कारण हैं अपने। तो क्या होता है, वेल्ड में भारी गैसें घुस जाती हैं और फिर कौन सा गैस पैदा करती हैं अपना, पोरोसिटी का गैस पैदा करती हैं। तो इसको उसने दूसरे तरीके से बोल दिया है कि तरल धातु में फंसी गैस। तो आदमी सोचेगा यार क्या, कहाँ से गैस आके फंस गई अपना, है ना। तो कहीं से गैस ऐसे नहीं फंसती है, वो तो नेचुरल है अपना कि भाई यदि आप सही तरीके से वेल्ड नहीं करेंगे तो अपना जो वेल्ड पूल है अपना, जहाँ पे अपना मेटल पिघल रहा है उसके अंदर भारी गैसें घुस जाती हैं और जब वो बाहर निकलती हैं तो वहाँ पे एक दोष पैदा कर देती हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं, पोरोसिटी। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ना। ये अपना वापस तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में चला गया अपन कि जो अपने ऑक्सीएसिटिलीन जो सिलेंडर बनते हैं, है ना, ये प्रेशर सिलेंडर जो बनते हैं, तो उनमें अपन किस सामग्री का उपयोग करते हैं। पहला है ढलवा लोहा, है ना, फोर्ज स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील और सॉलिड ड्रॉन स्टील, है ना। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आंसर इसका अपना, सॉलिड ड्रॉन स्टील। जो भी अपने सिलेंडर बनते हैं, प्रेशर सिलेंडर जो अपन वेल्डिंग में यूज करते हैं, ये किस धातु के बनते हैं अपने, सॉलिड ड्रॉन स्टील के बनते हैं। आगे चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है ना। व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन सिलेंडर। स्टोर्ड इन गैसेस फ्रॉम, गैसीय रूप में संग्रहित, ठोस रूप में संग्रहित, अर्ध तरल रूप में संग्रहित, है ना, स्टोर्ड इन सेमी लिक्विड फॉर्म, और तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित, स्टोर्ड एज डिसॉल्व गैस इन लिक्विड एसीटोन। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा अपना, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो डीए सिलेंडर होता है उसके अंदर अपनी गैस जो है ना, तरल एसीटोन में क्या होती है, गैस के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। क्या बोल रहा है अपने को, ये एसिटिलीन गैस का संयोजन क्या है ना। अपने चैप्टर है ऑक्सीजन गैस, एसिटिलीन गैस। आपने गैसों के बारे में अच्छे से स्टडी करी होगी, नहीं करी होगी तो बिल्कुल कर लेना, है ना। यह प्रश्न भी आपको मेन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और पिछले वर्षों में लगातार ये प्रश्न भी आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, 72.3% और 27.7%। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्बन 82.3%, हाइड्रोजन 17.7%। तीसरा बोल रहा है ना, कार्बन की मात्रा कितनी बोल रहा है जी, 90%, और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी बोल रहा है, 10%। यहाँ पे बोल रहा है कार्बन की मात्रा कितनी बोल रहा है, 92.3%, और हाइड्रोजन की 7.7%। इसका सही आंसर क्या है अपना, ये चौथे वाला है ना। ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, आंसर आपको ही देना है। ठीक है, तो इस संयोजन है अपना किसका, अपना एसिटिलीन गैस का संयोजन है ना, कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस। ठीक, अभी हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा अपने को, ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है ना।
तो अपने ऑक्सीजन वेल्डिंग पड़ी होगी, फ्लैम्स भी पड़ी होंगी। तो फ्लैम्स में देखना उसका सबसे ज़्यादा गर्म बिंदु कहाँ पे होता है अपना, ठीक है, अपने इनर कोन के सामने होता है। कहाँ पे होता है, जो अपना नहीं इनर कोन वाइटेस्ट जो कोन होता है उसके सामने होता है। अब यहाँ पे इसके ने तापमान दिया है 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस, है ना, 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस, 2700 से 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है अपना 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ यहाँ पे अपना ये पेपर खत्म होता है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, और यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। क्या करें, मैंने पहले भी बताया है कि जो मैं नहीं पेपर वगैरह है जो प्रिपरेशन है ये अपने ITI लेवल के बच्चों के लिए करवाता हूँ। तो ITI के जो बच्चे हैं, बहुत सारी ITI ऐसी जहाँ पे नहीं है टीचर्स वगैरह नहीं है या अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो उनके लिए कोशिश है कि मैं उनको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए अपना, कि आप लोग देखें, पढ़ें, समझें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। और यदि कहीं पे कुछ लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।